Okay, guys, please focus on the new topic, new unit, redemption of preference share. तो ये आपकी कंपनीज अकाउंट की लास्ट यूनिट है जो नई है और अपने को पढ़नी है. इसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. रिडम्पशन का मतलब सब जानते हैं क्या होता है सर? रीपेमेंट. किसका रीपेमेंट कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर का. तो पहली बात तो हर प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट नहीं होता. अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है तो ही उसका क्या हो सकता है सर? रीपेमेंट हो सकता है. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ही रीपेमेंट हो सकता है. जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि डिबेंचर में भी अलग अलग टाइप की अलग अलग कैटेगरी के डिबेंचर्स होते हैं. कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है, नेकेड डिबेंचर पढ़ा था अपन अलग अलग. तो वैसे ही अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं. तो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है तो उसका रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट हो सकता है. अब रिडम्पशन की जितने भी प्रोविजन हैं वो स्पेसिफिकली किस सेक्शन में लिखे हुए हैं? सेक्शन 55. क्या लिखा हुआ है? तो सेक्शन 55 में रिडम्पशन ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जितने भी प्रोविजन है वो लिखे हुए हैं. तो क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं. तो बोल रहा है कि केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही पहली बात तो इंडियन कंपनी इशू कर सकती है. दूसरी बात, मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है प्रेफरेंस शेयर की जिसको आप रिडीम करोगे? 20 ईयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स में भी रिडीम बाय कंपनी. अब रिडम्पशन के दो टाइप थे ना, डिबेंचर के रिडम्पशन के भी दो टाइप थे, दो मेथड थे. कौन कौन से? एक तो बाय पेमेंट इन कैश और एक बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स या न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज. तो या तो आप इसको पेमेंट कर दोगे कैश में, और या फिर रिडम्पशन कैसे कर सकते हो आप इसको? कन्वर्ट करके नए इक्विटी शेयर या नए प्रेफरेंस शेयर्स में. उसके बाद केवल फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को ही आप रिडीम कर सकते हो. जैसे प्रेफरेंस शेयर था 10 रुपए का, मंगवाए 8 और 8 फॉर एग्जांपल आ भी गए तो भी इसका रिडम्पशन संभव नहीं है. दूसरी बात, मंगवाए थे पूरे 10 पर 10 में से 8 ही आए तो भी इसका रिडम्पशन संभव नहीं है. मतलब सर कौन सा शेयर होना चाहिए? फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप. 10 का शेयर 10 मंगवा ली, 10 आ भी गए तो ही उस शेयर का क्या हो पाएगा? रिडम्पशन हो पाएगा. अदरवाइज रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है. आगे देखो, प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम्ड बाय कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट से भी कंपनी चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है, बट उसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? CRR बनाना पड़ेगा. जैसे अपन डिबेंचर को रिडीम करते हुए क्या बनाते थे? DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. वैसे ही यहां क्या बनाएंगे? CRR. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने के अपने कारण थे और CRR बनाने के अपने कारण हैं. वो मैं भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में कि CRR क्यों बनाते हैं. बट सर CRR कब बनाना पड़ता है आप ये समझो, जब भी अपन प्रेफरेंस शेयर को आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करेंगे ना तब हमको CRR बनाना पड़ता है. या फिर अपन क्या कर सकते हैं? नए इक्विटी शेयर या नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके उनसे जो पैसा आएगा उससे क्या कर सकते हैं? रिडम्पशन कर सकते हैं. किसका? प्रेफरेंस शेयर का. किसका? कम ऑन, प्रेफरेंस शेयर का. तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसकी अगर समरी बताऊं तो समरी यह है कि रिडम्पशन दो तरीके से हो सकता है, या तो बाय पेमेंट या बाय कन्वर्जन. कन्वर्जन आपका सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ बाय पेमेंट. पेमेंट करके रिडम्पशन होगा तो वो वाला पोर्शन आपके सिलेबस में है. अब सुनना ध्यान से, पेमेंट करना है मतलब पैसा चुकाना है, कैश में बैंक से पैसा चुकाना है. अब पैसा चुकाओगे, उसका सोर्स क्या रह सकता है? तो उसका सोर्स हो सकता है वो पैसा आपके पास कहां से आया, जो आप चुकाने में लगा रहे हो वो पैसा आपके पास कहां से आया. तो इट्स सोर्स कैन बी योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, योर पास्ट प्रॉफिट्स, या इट्स सोर्स कैन बी proceeds from fresh issue of shares या from fresh issue of preference share या from fresh issue of equity shares, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का मिक्स ऑप्शन. मतलब आप पैसा आपके पास कहां से आया हुआ पड़ा है? आपने कमाया था पहले, वो रखा हुआ है आपके पास पैसा, उससे आप रिडम्पशन करना चाहते हो. दूसरा, आपके पास पहले तो पैसा नहीं था या पहले पैसा था उसका आप इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते, बट आप नया पैसा रेज करके, नए शेयर इशू करके, नए क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा जो आ रहा है वो पैसा रेस करके आप पुराने क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना चाहते हो. या फिर थर्ड क्या है? मिक्स्ड ऑप्शन. कुछ थोड़ा पुराना पैसा से इस्तेमाल करके रिडम्पशन करना चाहते हो और कुछ पैसा
नया शेयर इशू करके पैसा लाके रिडम्पशन करना चाहते हो। मतलब ये क्या है, ये है सोर्स ऑफ फंड। ये क्या है, सोर्स ऑफ फंड। पैसा कहां से लाओगे, ये क्या है, सोर्स ऑफ फंड। पैसा कहां से लाओगे, पेमेंट करने के लिए चाहिए पैसा, पेमेंट करने के लिए चाहिए पैसा, फंड्स। और पैसा कहां कहां से आ सकता है, या तो पुराने प्रॉफिट्स से, या नए शेयर इशू करके जो प्रोसीड आया उससे, या फिर मिक्स्ड ऑप्शन। ये क्लियर हो गया, पहले बताओ ये क्लियर हो गया। दो तरीके हैं रिडम्पशन करने के, एक तो बाय पेमेंट इन कैश और एक बाय कन्वर्जन। एक है बाय पेमेंट इन कैश और एक है बाय कन्वर्जन। पेमेंट करना है कैश में, वही वाला पार्ट कोर्स में है। पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा वो कहां से आप लाओगे, तो या तो आपने कमाया होगा पास्ट में, वो वाले पैसे से आज रिडम्पशन कर रहे हो, या फिर रिडम्पशन करने के लिए आपने क्या किया, नए शेयर इशू किए हैं। नए शेयर आपने इशू किए हैं, कौन से, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर। उसका इस्तेमाल करके, उन पैसे का इस्तेमाल करके आप पुराने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो। और तीसरा हो गया मिक्स ऑप्शन, कुछ पेमेंट करने के लिए प्रॉफिट्स और कुछ पेमेंट करने के लिए नए शेयर इशू करके जो पैसा आया उसका इस्तेमाल करोगे। ये क्लियर हो गया। तो ये तो हुआ कि पैसा चाहिए, पेमेंट करने के लिए फंड चाहिए, और फंड कहां से लाओगे, ये हो गया कि तीन जगह से ला सकते हैं, या तो डीआर मतलब या तो अपने प्रॉफिट से, या नए इशू, या फिर मिक्स। ओके सर, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर को जब आप रिडीम कर रहे थे, रिडम्पशन और डिबेंचर में जब डिबेंचर को आप रिडीम कर रहे थे प्रॉफिट्स से, तो आपको वहां क्या बनाना पड़ता था, क्या बनाना पड़ता था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हमेशा, या जब प्रॉफिट से रिडीम करते थे तब, जब प्रॉफिट से रिडीम करते थे तब। पर जब आप कैपिटल से रिडीम करते थे ना, तब आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, ऐसे ही यहां पे बोल रहा है कि अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर का, रीपेमेंट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर का, और वो भी कहां से, प्रॉफिट्स से, तो आपको यहां लीगल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 55 की, क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा। अरे प्रेफरेंशियल पेमेंट की बात नहीं हो रही थी सीरी, ये तो लिक्विडेशन का प्रेफरेंशियल पेमेंट निकाल दिया आपने। नो नो नो, गो बैक, गलत निकाल दिया इसने। वो क्या होता है, लिक्विडेशन होता है ना जब कंपनी का, तब किसको पहले पे करते हैं उसको भी बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसने वो निकाल दिया, गलत निकाल दिया, इसलिए तुम यही हो, हम इंसान हैं। चलो आगे देखो, कितना भी हो जाए इंसान तो स्मार्टर ही होगा ना यार। चलो समझो आप बात, है कि नहीं। ये थोड़ा ना रिप्लेस कर सकती है, रिप्लेस कर देगी आपको, ऑब्वियसली नहीं कर सकती। कुछ कुछ जगह कर सकती है जहाँ प्रोसेस ही एकदम मैनुअल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चलता है, वहाँ एआई का इस्तेमाल है। बाकी जहाँ पे इमोशंस की बात आ जाएगी, जहाँ पे टच, इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशन की बात आ जाएगी, वहाँ थोड़ा पकड़ लेगा ये बात। यहाँ पे तो अपने इतनी सारी तो लैंग्वेज है, मारवाड़ी में 15 मारवाड़ी है, कौन क्या बोल रहा है ये पकड़ ही नहीं पाएगा। फिर अलग अलग मारवाड़ी, अलग अलग गालियाँ, बहुत अलग अलग कार्यक्रम है इंडिया में। तो बहुत बहुत सिस्टम बहुत फैला हुआ है यहाँ पे। समझो कौन क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्रेशन है, अलग अलग। एक शब्द के 15 मीनिंग निकल सकते हैं, एक शब्द के अलग अलग निकल सकते हैं मीनिंग। वो देखा जाना पड़ता है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। ये तो क्या पड़ता है, ए को पता है यही मतलब है, वो मतलब का अनर्थ निकाल सकता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, वापस आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, जैसे हम प्रॉफिट से रिडीम करते टाइम पे डीआरआर बना रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी अगर प्रॉफिट से रिडीम करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। डीआरआर का पर्पस क्या था, डीआरआर का पर्पस ये था कि जी जब हमें पता है कि रिडम्पशन करना है प्रॉफिट से, तो क्यों ना उस प्रॉफिट को हम एक बार साइड में कर दें, सेट असाइड रख दें, ताकि उस प्रॉफिट से हम डिविडेंड ना बांट दें, उसे हम इस्तेमाल ना कर दें, उसको अलग रखें, क्योंकि उसका इस्तेमाल किस में करना है, रिडम्पशन करने में। वैसे ही यहाँ पे सीआरआर क्यों बनाते हैं, इसके भी अलग अलग रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो है लीगलिटी, सेक्शन 55 बोलता है इसलिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है, दिमाग लगाना। अब यहां स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, सीआरआर क्यों बनाना है। तो मैं तो बोल रहा हूं मैं सीआरआर नहीं बना रहा, मैं कोई भी रिडम्पशन रिजर्व बनाना नहीं चाहता, और मैं तो डायरेक्टली मेरे पास जो भी पैसा है ना, उससे मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर। भाई इधर इधर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इधर इंपॉर्टेंट है। आपने पहले भी छोड़ा ना वो चैप्टर रिडम्पशन डिबेंचर, तो फोकस करो सर। वो पढ़ लिया, आप रिकवर करा, आपने पूरा कर लिया, थोड़ा बाकी है ना, तो उसको रिकवर करो पहले। इधर देखो, मैं बोल रहा हूं आपको कि सीआरआर क्यों बनाते हैं, इसका पहला कारण क्या है, लीगलिटी।
सेकंड कारण क्या है? सेकंड कारण यह है कि सीआरआर बनाना पड़ेगा, पर मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि मैं तो नहीं बना रहा सीआरआर। वो कारण बताने के पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं तो सीआरआर नहीं बना रहा। अब अगर मैं सीआरआर नहीं बना रहा और मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर रहा हूं, मैं अगर सीआरआर नहीं बना रहा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर रहा हूं, तो देखना क्या होगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला आता है शेयर होल्डर फंड, फिर आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। मैं अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके ही तो प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट कर रहा हूं। मैं अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट कर रहा हूं। तो क्या क्या कम होगा? प्रॉफिट भी कम होंगे, प्रॉफिट्स कम हो गए ना, और शेयर कैपिटल भी कम होगी। ऐसा तो हो नहीं रहा एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है। मैं तो बोल रहा हूं नो सीआरआर, ऐसी तैसी कराने क्या सीआरआर नहीं बना रहा है कुछ भी। नो रिजर्व, मैं तो क्रिएट ही नहीं करता मान लो रिजर्व, तो क्या होता? रिजर्व कम होते क्योंकि रिजर्व से पैसा लिया, शेयर कैपिटल भी कम हो जाती। मतलब क्या हुआ? कैपिटल बेस कम हो गया, कैपिटल बेस कम हो गया। अब तुम्हारा सवाल ही आना चाहिए, तो इसमें क्या हो गया? कैपिटल बेस कम हो गया तो हो गया, तो हो गया। इसमें क्या हो गया? उधर से असेट में से कैश कम हुआ, इधर से रिजर्व और लाइबिलिटी कम, कैपिटल कम हो गई, तो इसमें क्या हो गया? हो गया तो हो गया। हो नहीं सकता है क्या? हो सकता ही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है सुनना। व्हाट इज द प्रॉब्लम? शेयर होल्डर फंड होता है मालिकों का पैसा। किसका पैसा? मालिकों का पैसा, होल्ड शेयर होल्डर्स का पैसा, जो रियल ओनर्स होते हैं उनका पैसा, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। अब देखना प्रॉब्लम क्या है। हम लोग क्या सिर्फ मालिकों से पैसा लेते हैं क्या, या बाहर वालों से भी लेते हैं? बाहर वालों से भी लेते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। जैसे मान लो मैंने डिबेंचर होल्डर्स से भी पैसा ले रखा है। किससे ले रखा है? डिबेंचर होल्डर्स से भी पैसा ले रखा है। सुनना मेरी बात। तो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या दिख रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स। या मान लो क्रेडिटर दिख रहा होगा, या मान लो बैंक लोन दिख रहा होगा। सर क्रेडिटर तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आते ही नहीं है, किसने बोल दिया नहीं आते? आते हैं। अगर जिसका पेमेंट आपको 12 महीने या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का विच एवर इज मोर के बाद पेमेंट करना है, तो वो तो फिर अपने नॉन करंट लाइबिलिटी में ही आएगा ना, समझो। और करंट लाइबिलिटी में कौन आ सकते हैं? सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अपने क्रेडिटर, ये सब। तो सर इसमें क्या बता रहे हो आप, क्या चाहते हो? सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैंने अपने कमाए हुए पैसे से, कमाए हुए पैसे से, कमाए हुए पैसे से, कमाए हुए पैसे से प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया, तो ओवरऑल अपनी शेयर होल्डर फंड यानी कि जो अपना कैपिटल बेस है कंपनी का, जो अपनी कंपनी क्या है, कैपिटल बेस है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम ऑन, कम हो रहा है। मतलब मालिकों को क्या हो रहा है यहाँ पे? रीपेमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? कम ऑन, रीपेमेंट हो रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा है जब तक सब कुछ, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मान लो मालिकों को पता है कि इन्होंने फ्रॉड कर दिया है, इनको पता है कि इन्होंने क्या कर दिया है? फ्रॉड कर दिया है। और इनको ये पता है कि अब इनके पास में पैसे चुकाने के लिए रहेंगे नहीं, पैसे चुकाने के लिए रहेंगे नहीं, तो ये डिबेंचर होल्डर को पैसे दे नहीं पाएंगे, क्रेडिटर को पैसा दे नहीं पाएंगे, बैंक लोन को पैसा दे नहीं पाएंगे, बाद में लफड़ा करेंगे। लफड़ा करेंगे तो ये पेमेंट को सीज कर देंगे। इससे बढ़िया है कि जब इनको पता लगे उससे पहले ही खुद के मालिकों का पैसा चुकाओ और यहां से रफू चक्कर हो जाओ। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे चोर दिमाग से सोचो ना, यहां तो फ्रॉड ही फ्रॉड होते हैं। डोंट बी अ फ्रॉडस्टर, पर एटलीस्ट थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्रॉडस्टर। सोचो सही। अरे चोरी करनी है मेरे को, चुराना है मेरे को पैसा पब्लिक का, तो मैं चुराऊं कैसे? पहले तो पब्लिक से पैसा लूंगा, फिर कर दूंगा घपले, ठीक है, फिर खुद का पैसा लेके भाग जाऊंगा। तो घपले भी निपटा लिए, लोगों के पैसे में भी जीम लिए, और खुद का पैसा सेफ लेकर वरना। तो किसका किसका यहाँ पे, किसकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में पड़ सकती है?
एक्सटर्नल फंड प्रोवाइडर्स की, एक्सटर्नल लाइबिलिटी वालों की, डिबेंचर होल्डर की, बैंक लोन की, बैंक वालों की, लैंडर्स की, क्रेडिटर्स की, समझ रहे हो आप, जिन्होंने आपको एक्सटर्नली पैसे दिए हुए हैं, जिन्होंने उधार दे रखी है। तो ये लोग कहते हैं कि बोले आपको अपनी कैपिटल का पेमेंट करना है, करो, हमें कोई चिंता नहीं है। आपको अपने पुराने प्रॉफिट्स में से कमाए हुए में से कैपिटल का पेमेंट करना है, करो, कोई चिंता नहीं है। बट सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर आप अपनी कैपिटल का पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल का पेमेंट करने के बाद भी कैपिटल बेस आपकी सेम रहनी चाहिए, कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हैं ये? इक्विटी शेयर कैपिटल चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिपेमेंट करना अगर आप चाहते हो, मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर को रिपेमेंट करना चाहते हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप रिपेमेंट करना चाहते हो, तो उनको पेमेंट करो, कोई चिंता नहीं है। पर उनको पेमेंट करने के बाद भी आपकी कैपिटल का बेस कम नहीं होना चाहिए। हमारी पोजीशन यहां पे खतरे में नहीं आनी चाहिए। पता पड़ा कैपिटल तो कम रह गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी उतनी बराबर के बराबर है, खुद का पैसा तो ले गए, हमारा निपटा दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं ये लोग कि पेमेंट करो, कोई मना ही नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि पेमेंट करने के बाद क्या कम नहीं होना चाहिए, कैपिटल का बेस कम नहीं होना चाहिए। क्या बोल रही हैं? कैपिटल का बेस कम नहीं होना चाहिए, कैपिटल उतनी रहनी चाहिए या उससे बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। कम होते ही तो हमको नुकसान है। क्या पता आपने फ्रॉड करके निपटा दिया हमारे को, समझो आप। नहीं समझेगा भाई, अरे कंपनी है भाई यार, कंपनी है, और कंपनी में तो पब्लिक का पैसा लगता है, समझो आप। और कंपनी पब्लिक का पैसा लगता है तो पब्लिक तो जाती नहीं है ना। आज रिलायंस में अपन ने पैसा लगा दिए, अपन तो किशनगढ़ बैठे हैं, रिलायंस का ओनर तो बॉम्बे बैठा है ना भाई, समझो। तो वो अपने पैसे से क्या कर रहा है तुम्हें क्या पता, कुछ भी कर सकता है अपने पैसे का वो भाई, फ्रॉड भी हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट ने फ्रॉड्स ना हो इसलिए तो प्रोविजन बना के सेफगार्ड कर रखा है अपना पैसा। फिर अगर आपकी कंपनी जिसके आपके पास शेयर है तो वो लिस्टेड कंपनी होगी, तो लिस्टेड कंपनी होंगी तो वो लिस्टेड कंपनी भी ढंग से काम करें, मैनिपुलेशन ना करें मार्केट के अंदर, प्रॉपर मार्केट में उनका शेयर चले, ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, उसलिए वो सेबी बना रखा है। फिर सेबी की गाइडलाइंस पूरी करो, स्टॉक एक्सचेंज के रूल पूरे करो। इतना आसान थोड़ा ना होता है, कंपनी बना के काम करना इतना आसान नहीं है, रेगुलेशंस को पूरा करना पड़ता है भाई साहब। क्योंकि कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ होता है, जनरल जनता का। अगर वो कौन सी कंपनी है तो पब्लिक कंपनी है तो कुछ आ रहा है, और प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी एक्ट कहती है प्राइवेट कंपनी है, तुम खुद मालिक हो, पैसा डुबाना है डुबाओ। मतलब प्राइवेट कंपनी पे कंपैरेटिवली कम प्रोविजन लगते हैं, कंपैरेटिवली वो इजी होती है, समझो। पर ज्यादा रेगुलेशन किस पे लगते हैं, पब्लिक कंपनी पे। उनमें से एक रेगुलेशन है कि पब्लिक से आपने डिबेंचर का पैसा लिया, उधार का पैसा लिया, अब आप पहले उधार तो चुका नहीं रहे, पहले आप घर का पैसा निपटा रहे हो, घर में चुका गए पैसा, कैपिटल बेस कम हो गया, बाद में तो हाथ खड़े कर दोगे, बोले भाई हमारे पास तो सामान ही नहीं है, बोले जो था वो हमने तो चुका के ले गए भैया, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये क्या कहती है अपने को सेक्शन 55 कहता है कि जब भी आपको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का या इक्विटी शेयर होल्डर का भी, वो बायबैक का सेक्शन कहता है, पर दोनों को साथ बता रहा हूं कि अगर आपको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का या इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करना है, करो, हमें कोई चिंता नहीं है। बट हमें एक बात हम आपको कह रहे हैं कि इनको पेमेंट करने के बाद भी आपका कैपिटल का बेस जो है वो कम नहीं होना चाहिए। कुछ आया? वो कम नहीं होना चाहिए, वो या तो बराबर रहे या बढ़े, पर कम नहीं होना चाहिए। अब कम नहीं होना चाहिए तो ये क्या कह रहे हैं देखना, जैसे मान लो आपकी शेयर कैपिटल है, अजम्पशन ले रहा हूं मैं ना यहाँ पे, एग्जाम्पल, रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं दे रहा, केवल समझाने के लिए ले रहा हूं। मान लो आपके पास शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सारा का सारा प्रेफरेंस शेयर है, मान लेते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, मान लेते हैं 2 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और रिजर्व एंड सरप्लस है आपके पास में, मान लेते हैं 1 करोड़ का, ठीक है, ओके। तो ये क्या कहते हैं देखना, ये कहते हैं कि मान लो इस 2 करोड़ में से आपको 1 करोड़ चुकाने हैं,
तो बताना है कितना रह जाएगा, 1 करोड़ रह जाएगा ना, कितना रह जाएगा ये, 1 करोड़ रह जाएगा पक्का, कितना रह जाएगा, 1 करोड़ रह जाएगा, चुकाओगे ना आप। तो ये कहते हैं कि जी इस 1 करोड़, अब ये 1 करोड़ का इस्तेमाल करके आप क्या करो, सीआरआर बना दो, क्या बना दो, सीआरआर बना दो। तो अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी बची आपके पास आफ्टर रिडम्शन, 1 करोड़, और आपके पास अब सीआरआर कितने का बन गया, 1 करोड़। और आप बताओ ये सीआरआर से आप भविष्य में क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो इससे आप, बोनस शेयर इशू कर सकते हो, कितने रुपए के, 1 करोड़ के। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपकी फ्यूचर में वापस बताओ शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख, 2 करोड़ हो जाएगी ना। तो आपकी शेयर कैपिटल यहाँ पे इंटैक्ट रही, वही की वही रही या कम हुई, वही की वही रही। रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दो, वो तो कम होंगे ही ना, उनका तो इस्तेमाल करके आप रिपेमेंट कर रहे हो तो वो तो कम होंगे ही, पर वो कम होने के साथ साथ आपकी शेयर कैपिटल पर बरकरार है। जो पहले कितने की थी, 2 करोड़ की, वो एक बार कितने की हो गई थी, 1 करोड़ की, बट उसके बराबर कितना बन गया था, सीआरआर। और सीआरआर से इवेंचुअली क्या हो जाएगा भविष्य में, बोनस शेयर इशू हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपकी वापस शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 करोड़। ये समझ में, ये समझ में। इसलिए कहते हैं क्या बनाओ, सीआरआर, क्या बनाओ। अगर आपको अपने प्रॉफिट्स रिडीम करना है, अगर आपको शेयर कैपिटल को अपने प्रॉफिट्स रिडीम करना है, तो आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल के बराबर क्या बना दो, सीआरआर। क्योंकि सीआरआर का तो एक ही यूज है ना, फ्यूचर में बताओ वो सीआरआर किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और कैपिटल उस दिन बराबर हो जाएगी, और कैपिटल उस दिन बराबर हो जाएगी। कुल मिला के ये क्या कह रहे हैं, पेमेंट कर, कोई टेंशन नहीं, बट कैपिटल बेस सेम रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कैपिटल बेस कम नहीं होना चाहिए, बढ़े तो कोई चिंता नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। अब सुनो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा देखना स्क्रीन, वापस से बैक टू बेसिक आ रहा हूं मैं, ये सब गायब कर रहा हूं मैं वापस। स्क्रीन पे ध्यान, स्क्रीन में ध्यान प्लीज। पहला ऑप्शन में सीआरआर कब बनाया मैंने, जब मैंने प्रॉफिट से रिडीम किया, तब तो मैंने बनाया सीआरआर, तो प्रॉफिट्स कम हो गए थे, क्या बन गया था, सीआरआर बन गया था, और सीआरआर से इवेंचुअली क्या बन गई थी, शेयर कैपिटल, तो वो क्या हो गया था, वापस बराबर 2 करोड़ ही हो गया था, ये सुन लो, तो वो इंटैक्ट थी कैपिटल। अब सेकंड ऑप्शन में बताए क्या है, मैं ना प्रॉफिट से रिडीम करना नहीं चाहता, मैं प्रॉफिट से रिडीम करना नहीं चाहता, मैं रिडम्शन करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करना चाहता हूं, रिडम्शन करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करना चाहता हूं। देखना क्या होगा, मेरे को रिडीम करनी है 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, नए 1 करोड़ की नई इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी, ये नहीं कर दी नई इशू, इसको तो मैं यूज ही नहीं कर रहा इस बार, आई विल नॉट यूज दिस, ये तो सेम ही रह रहा है। पर मैंने क्या करा, 1 करोड़ रुपए की नई इक्विटी शेयर कैपिटल रेस कर ली, एक नए 1 करोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिए, पैसा आ गया, जो पैसा आया ना इससे, उसमें से कितना चुका दिया, उसमें से कितना चुका दिया इनको, 1 करोड़। तो अब बताने कितने रह गए, ये 1 करोड़ रह गए, और नई इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आई थी, 1 करोड़ की, ओवरऑल देखो कितनी हुई, 2 करोड़, पहले भी कितनी थी, अब भी कितनी है, 2 करोड़। तो क्या अब वापस से इसको खत्म करके सीआरआर बनाना पड़ेगा क्या, इस केस में वापस से सीआरआर बनाना पड़ेगा क्या, और फिर वापस से कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी क्या, या इस केस में सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, इस केस में सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हुआ है कि नई कैपिटल रेस करी एक जगह और एक जगह कम कर दी, तो सर अल्टीमेटली कैपिटल बेस का रह गया, सेम रह गया, तो यहां पे सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब सीआरआर बताओ कब नहीं बनता, बताओ कब सीआरआर नहीं बनता, जब अपन नए इक्विटी शेयर या नए प्रेफरेंस शेयर के प्रोसीड से पुराने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, तो एक बढ़ी और एक घटी, तो कैपिटल बेस सेम। पर अगर मैं नई कैपिटल रेज नहीं कर रहा और पुरानी वाली कम करना चाहता हूं, तो क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर, और सीआरआर बना के भविष्य में वो उसका क्या होने वाला, अल्टीमेटली
वो शेयर कैपिटल ही बढ़ने वाली है। समझ में आया क्या आपको? हेलो, कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्या है? सीआरआर ऑब्जेक्टिव नहीं है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कैपिटल बेस कम नहीं होना चाहिए। कैपिटल बेस कम नहीं होना चाहिए रिडम्पशन से। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा किसको है? इनको, डिबेंचर होल्डर्स, लेंडर्स, बैंक वालों को, इनको, क्रेडिटर्स को। तो ये अपना खतरा नहीं चाहते। ये कहते हैं भैया तुम्हें पेमेंट करना है करो, पर तुम्हारी कैपिटल कम मत करो, तुम हमारे साथ धोखा मत कर देना। पता पड़ा डेट तो रह गया 2:1 पड़ा होगा ना, डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए 2:1। पता पड़ा आपकी डेट तो है 2, कैपिटल थी 1, पर अब आपका डेट तो 2 ही है, कैपिटल कर दिया आपने 0.5। तो हमको तो खतरे में डाल दिया ना आपने। नहीं समझे क्या यार? घर का पैसा 1 है तो बाहर का पैसा 2 हो सकता है। यही एकदम प्रॉपर इक्विटी रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो। भाई घर से अगर आपने लगाए 1 करोड़, बाजार के आप 2 करोड़ ले लो, इससे ऊपर मत लो। इससे ऊपर आप चुका भी नहीं पाओगे। कभी फंस गए ना 6 महीने तो आप बर्बाद हो जाओगे, ये मान लो। इससे ऊपर अगर आपने लोन लिया है तो। पर अब हुआ क्या है, घर का तो 1 करोड़ था, बाहर का 2 करोड़ था। अब घर के तो कर लिए मैंने 50 लाख, और बाहर का भी कितना है, 2 करोड़। अब आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हो गया? 1:4, 4:1। कितना हो गया? 4:1। समझे? खतरे में आ गए ना। कौन खतरे में है, आप या डेट? डेट आ गए खतरे में तो आप के खतरे में है। आप तो वैसे खतरे के खिलाड़ी हो, आपको तो खतरे में आना है। आप तो इनको खतरा डाल के खुद के पैसे निकाल के रवाना हो जाओगे भैया। खतरे में कौन आ जाएंगे? ये आपके डिबेंचर होल्डर, बैंक लोन वाले, लेंडर्स। समझ में आया क्या आपको? बोलो, इसलिए कहते हैं कैपिटल बेस क्या रखो, सेम रखो। और अगर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो तो प्रॉफिट्स के बराबर क्या बनाओ? सीआरआर। और सीआरआर इन टर्न क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल। तो कैपिटल बेस सेम रह जाएगा। और अगर आप प्रॉफिट से रिडीम नहीं कर रहे और नए शेयर ही ऑलरेडी आपने इश्यू कर दिए, तो नया शेयर इशू कर दिया, उससे नई शेयर कैपिटल बढ़ गई, और पुराना वाला उससे कम कर दिया, तो कोई सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? समझ में आ गया लॉजिक? ओके, चलें आगे। पक्की बात, क्लियर है ना कहानी? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप सीआरआर भी उस ही रिजर्व से बना सकते हो जो, पहली बात तो रियलाइज्ड इन कैश हुआ है, क्योंकि आप उसी रिजर्व से पेमेंट कर सकते हो। बताया था ना मैंने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यार, डिबेंचर वाले रिडम्पशन में। तो आप सीआरआर पहली बात तो उसी रिजर्व से बनाओ, या आप इनफैक्ट रिडम्पशन उसी रिजर्व से कर सकते हो जो रिजर्व आपको कैश में रियलाइज्ड हुआ हो। और दूसरी बात, उस रिजर्व से आप क्या बांट सकते हो? डिविडेंड्स बांट सकते हो, तभी तो वो फ्री है। अरे जो रिजर्व आपने, मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है और क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर्स भी है, और आपने डिबेंचर को रिडीम करने के लिए क्या बनाया था? डीआरआर। अब आप उस डीआरआर के पैसे से क्या बना रहे हो? सीआरआर। हो सकता है। अरे जिस रिजर्व का आपने स्पेसिफिक यूज बोल दिया था कि भैया इस रिजर्व से तो मैं डिबेंचर रिडीम करूंगा, और अब उस रिजर्व से, उस पैसे से आप प्रेफरेंस रिडीम करना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो सर। तो कुल मिला के आप उन्हीं रिजर्व से सीआरआर बना सकते हो, उन्हीं रिजर्व से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कर सकते हो, जिन रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हो, जो मतलब कुल मिला के फ्री हैं। जो कौन है? फ्री हैं, जिनका कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, डिविडेंड भी बांट सकते हो, और जो कैश में भी रियलाइज्ड हुए हैं, उन्हीं रिजर्व से आप सीआरआर बना सकते हो। समझ में आया? अब जैसे मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के तो अपने यूजेज हैं, 5 यूजेज दिए हुए हैं, उसी जगह वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन 2 के हिसाब से उसके 5 यूजेज हैं, उसकी जगह वो यूज आएगा, उसके अलावा उसको आप यूज ही नहीं कर सकते। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या अपन रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। हम प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे दिए जाने वाले प्रीमियम को जरूर राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, बट हम पूरा प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम से कर नहीं सकते। तो जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट नहीं कर सकते, तो आप उससे सीआरआर भी नहीं बना सकते। आया कि नहीं आया? या ऐसा कोई रिजर्व था जिसका कोई स्पेसिफिक यूज था, उसी के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। स्टैच्यूटरी रिजर्व है, कोई लीगल रिजर्व है, कोई लीगलिटी है उसकी, उसका इस्तेमाल तय है, तो उसका जो इस्तेमाल तय है वही तो इस्तेमाल करोगे आप। उसका यूजेज आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे कर नहीं सकते, और अगर आप रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते तो उस रिजर्व से आप सीआरआर भी नहीं बना सकते। कुल मिला के मैं कह रहा हूं सीआरआर किस रिजर्व से बनेगा? जो रिजर्व क्या है? फ्री है। जो रिजर्व क्या है? फ्री है,
दूसरी बात जो कलेक्टेड इन कैश है, मतलब तीसरी बात उससे हम क्या बांट सकते हो, डिविडेंड बांट सकते हो। डिविडेंड बांटने के वो काबिल हो, उसी रिजर्व से हम क्या बना सकते हैं, सीआरआर। उसी रिजर्व से हम क्या कर सकते हैं, रिपेमेंट ऑफ रिडम्पशन, मतलब रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसी रिजर्व से हम क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और उसी रिजर्व से हम क्या बना सकते हैं, सीआरआर। समझ में आया क्या या नहीं आया? तो मैंने आपको बताया सीआरआर क्यों चाहिए, लॉजिक भी बताया, लीगलिटी बताई, ठीक है। और उसके बाद ये बताया कि सीआरआर किस रिजर्व से बन सकता है, जो रिजर्व क्या है, फ्री है। जो रिजर्व क्या है, कम ऑन, फ्री है। अभी मैं देखो ये 6 पॉइंट एक बार स्किप कर रहा हूं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना उस दिन आपको बताऊंगा, ठीक है। ये लेटर कवर करूंगा मैं 6 पॉइंट, इसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूं। अब एक बार आप 7 पॉइंट में आ जाओ और वापस से 5th पॉइंट पढ़ लो कि प्रेफरेंस शेयर को आप चाहो तो अपने पहले के कमाए हुए प्रॉफिट्स रिडीम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अपने आप पुराने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके रिडीम करना चाहते हो तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। और सीआरआर आप कौन से रिजर्व से, कौन से प्रॉफिट्स से बना सकते हो, जो प्रॉफिट्स फ्री हैं, जिन प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिन प्रॉफिट से आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो, उन्हीं प्रॉफिट से आप क्या बना सकते हो, सीआरआर। अरे कुल मिला के जो पैसा फ्री है उससे ही रिपेमेंट होगा, और जिससे रिपेमेंट होगा वही प्रॉफिट से क्या बन सकता है, सीआरआर। सिंपल सी बात है। जो पैसा फ्री नहीं है उसका इस्तेमाल आप थोड़ा ना रिपेमेंट के लिए कर सकते हो, और जब रिपेमेंट के लिए नहीं कर सकते तो उसके लिए सीआरआर भी उससे नहीं बना सकते आप। समझ में आई कहानी या नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई कहानी? डिबेंचर पढ़ने के बाद तो ये आसानी लग रहा होगा सर, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है वहां पे सर, डीआरआर सीआरआर बनाते हैं, बस यहाँ अलग इसके कारण हैं, वहां उसके अलग कारण थे, बाकी है तो वही। चलें सर आगे। तो अब पढ़ते हैं 7 पॉइंट में कि सीआरआर उस प्रॉफिट से बन सकता है जिस प्रॉफिट से पहली बात तो अपन प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर सकते हैं। तो किस प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर सकते हैं, जो फ्री है। फ्री प्रॉफिट कौन सा होता है, जिस प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकते हैं, वही फ्री होता है। और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल अब की बार हम क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन करने के लिए। तो जब उस प्रॉफिट का रिडम्पशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट का क्या बनाना पड़ेगा मुझे, सीआरआर। ठीक है सर, ये नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? ओके। देखना, एक तरफ तो होता है कैश, असेट साइड, एक तरफ होती है लायबिलिटी साइड। तो आप असेट साइड में से तो कैश देके पेमेंट कर रहे हो, पर वो कैश रिजेंबल किसको कर रहा है, लायबिलिटी साइड में रखे हुए रिजर्व सरप्लस को। मैंने 5 लाख कमाए, वो 5 लाख कहां दिख रहे हैं, रिजर्व में, सरप्लस में, और असेट साइड में कहां दिख रहे हैं, कैश में। उस 5 लाख से मैंने क्या करा, 3 लाख का पेमेंट कर दिया, तो कैश में भी 3 लाख कम हो गया, पर रिजर्व से भी 3 लाख कम हो गया। तो रिजर्व से जो 3 लाख कम हुआ वो कहां डाला आपने, सीआरआर में। और सीआरआर से आप क्या करोगे, अल्टीमेटली बोनस शेयर इशू करोगे, तो कैपिटल रिप्लेस हो गई, कैपिटल रिप्लेस हो गई। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया सर? ओके। तो सीआरआर मे बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब फ्री रिजर्व का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सीआरआर बनाने में, और वो फ्री रिजर्व कौन से होने चाहिए, जो रियलाइज्ड इन कैश है। फ्री रिजर्व हु आर रियलाइज्ड इन, विच आर रियलाइज्ड इन कैश। अब सर किस रिजर्व से हम सीआरआर नहीं बना सकते? तो पहली बात जो फ्री नहीं है, और दूसरी बात जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। यही तो है। अरे जिस रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते वो फ्री नहीं है, और वो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो फ्री नहीं है, फ्री नहीं सीआरआर बन नहीं सकता। देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व आपके पास में है, तो सर कैपिटल रिजर्व का तो कैपिटल यूजेज ही होता है, वही बोनस देने में काम आता है सर। वो समझो, आप कैपिटल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो सर ये तो, इससे डिविडेंड आप बांट नहीं सकते, तो इससे भी सीआरआर आप बना नहीं सकते। कैपिटल रिजर्व कब आता है, जैसे जब आप असेट बेचते हो ना, असेट बेच के जो आपको प्रॉफिट होता है तब कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट को आप कहाँ डाल देते हो, कैपिटल रिजर्व में। तो यू कैन नॉट यूज दैट कैपिटल प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट फ्री रिजर्व, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट redemption, we cannot redeem preference share out of that reserve, that's why we cannot create CRR from that reserve। सिंपल सी बात है। आगे देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, उससे पहले उसने प्रॉफिट कमा लिए, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ये पहले टॉपिक था इंटर में,
पर इंटर से हटाया, फॉन्ट में डाला ही नहीं, तो ये आप पढ़ोगे ही नहीं। ये नहीं पढ़ोगे आप, मैंने बोला ना आधी अकाउंट पढ़ोगे आप। पहले 200 नहीं पढ़ोगे आप इंटर में, पहले 200 नंबर की इंटर में अकाउंट आती थी, अब 100 की आती है, तो आपको तो आधा ही पढ़ा रहे हैं। इट्स योर लॉस। वैसे और वैसे तो अच्छा ही है, 100 नंबर सिलेबस कम हो गया। चलो, तो कुल मिला के कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है ना, प्रायर का मतलब होता है पहले। पहले किसके पहले? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले प्रॉफिट कमाए कंपनी ने, तो उनको भी कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, और डिविडेंड नहीं बांट सकते तो वो फ्री रिजर्व नहीं, और फ्री रिजर्व नहीं तो उससे सीआरआर नहीं बना सकते। आगे चलो, रीवैल्यूएशन रिजर्व, क्या ये फ्री रिजर्व नहीं है या रियलाइज्ड इन कैश नहीं है? फ्री रिजर्व तो है पर ये रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, इससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो इससे भी आप सीआरआर नहीं बना सकते। चलें आगे। सिक्योरिटी प्रीमियम की यूजेज में ही नहीं लिखा कि आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये भी फ्री नहीं है, इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो इससे भी सीआरआर नहीं बना सकते। स्टैच्यूटरी रिजर्व, जो लीगलिटी में जो लीगल प्रोविजन से किसी स्पेसिफिक काम के लिए बने हुए हैं, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो तो स्पेसिफिकली डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बना है, तो उसका इस्तेमाल आप सीआरआर बना के लिए कहां से कर लोगे भाई? तो स्टैच्यूटरी रिजर्व का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा शेयर फोरफिट करने के बाद शेयर फोरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल प्रॉफिट से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, और डिविडेंड नहीं बांट सकते तो उससे सीआरआर नहीं बना सकते। आ रहा है? आगे देखो, ऐसा रिजर्व एंड सरप्लस जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डोंट यूज दिस फंड, इस फंड का तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है, उससे भी डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो सीआरआर नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? आगे देखो, ये बहुत मस्त पॉइंट है। आपने 4 साल पहले 2 साल पहले कोई रिडम्पशन किया था प्रेफरेंस शेयर का, पहले रिडम्पशन किया था प्रेफरेंस शेयर का, तो उस समय आपने क्या बनाया होगा? सीआरआर बनाया होगा, तो आपके पास सीआरआर है। अब आप नए प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हो, तो नया सीआरआर बनाओगे या पहले वाले सीआरआर से नया सीआरआर बनाओगे? नया ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला जो सीआरआर बना होगा उसका तो केवल एक ही यूज है, टू इशू बोनस शेयर। गलत आंसर, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो पुराने सीआरआर का इस्तेमाल करके आप नया सीआरआर नहीं बना सकते, हाँ, उससे तो बोनस इशू होगा। अब नया रिडम्पशन कर रहे हो तो नया सीआरआर बनाना पड़ेगा, नया रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको नया सीआरआर बनाना पड़ेगा, पुराने सीआरआर से नया सीआरआर नहीं बनेगा। पुराने सीआरआर का तो एक ही इस्तेमाल है, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे पहले रिडम्पशन किया होगा तो पुरानी कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए ही तो आपने पुराना सीआरआर बनाया होगा, तो पुराने सीआरआर से तो क्या हो सकता है? बोनस इशू हो सकता है। नया वापस फिर आप नई कैपिटल को रिडीम कर रहे हो, फिर नया सीआरआर फिर बना, और उसका भी एक इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। कुल मिला के सीआरआर का तो एक ही यूज हो सकता है ना, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। सीआरआर से आप नया सीआरआर नहीं बना सकते, समझ आ रहा है? सीआरआर से आप नया सीआरआर नहीं बना सकते। एक बार सीआरआर आपने बना लिया था पास्ट में, इसका एक इस्तेमाल होगा बोनस शेयर, वो भी कौन सा? फुली पेड अप। और नया सीआरआर बनाना है तो वापस से नए फ्री रिजर्व से ही आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज ओल्ड सीआरआर टू क्रिएट न्यू सीआरआर। ओके, कहानी सेट है? अरे सेट है कहानी? हेलो, पक्की बात? श्योर एकदम? थोड़ा कवर अप कर दूं, समरी बता दूं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 तरीके से हो सकता है, या तो बाय पेमेंट इन कैश या फिर बाय कन्वर्जन। बाय पेमेंट इन कैश या बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हम पुराने प्रेफरेंस शेयर को नए क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम क्लास में कन्वर्ट करना था तो फिर रिडीम ही क्यों किया? नए क्लास में कन्वर्जन होना चाहिए। या फिर पुराने प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से रिडम्पशन ही है। अरे मैंने तेरे शेयर के बदले में तेरे को नए शेयर दे दिए, पैसा नहीं दिया, कुछ नया सामान दे दिया, तो रिडम्पशन ही तो है, रिपेमेंट ही तो है। और या फिर रिडम्पशन कर दिया मैंने पेमेंट इन कैश में। अब अगर कैश में रिपेमेंट कर रहा हूं, मैं आपका रिडम्पशन कर रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को कैश लाना पड़ेगा। अब कैश कहां कहां से ला सकता हूं? तो या तो कमाए हुए पैसे से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स,
या फिर नए शेयर इशू करके, नए इक्विटी शेयर, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके, और या फिर कॉम्बिनेशन। अगर मैं पुराने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके तेरा रिपेमेंट कर रहा हूं तो सेक्शन 55 आके खड़ा हो गया बीच में। सेक्शन 55 बोलता है आगे नहीं जाना दूंगा, मेरी लास्ट से होके गुजरना पड़ेगा। और क्या बोलता है, कंडीशन क्या है, सीआरआर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। अगर प्रॉफिट्स रिडीम कर रहे हो तो क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। और अगर आप नए शेयर इशू कर देते हो फिर तो टेंशन ही क्या है, क्योंकि सीआरआर बनाने का पर्पज ही क्या था, कैपिटल रिप्लेसमेंट। और नए शेयर इशू कर दिए तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रिप्लेस, कैपिटल रिप्लेस हो ही चुकी है, बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल में। और कॉम्बिनेशन करना चाहो तो कुछ पैसा प्रॉफिट से, कुछ पैसा नए इशू करके। 100 में से अगर 40 का रिडम्पशन आपने प्रॉफिट से किया तो 40 का सीआरआर बनेगा, और 60 के लिए नए शेयर इशू कर दिए तो उसके लिए सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में नहीं आया, ओके। उसके बाद ये भी आपको पता है कि रिडम्पशन किस किस पे हो सकता है, या तो पार पे या प्रीमियम पे, दो ही हो सकता है रिडम्पशन। किस पे, पार पे या फिर प्रीमियम पे। पर डिस्काउंट पे भी रिडम्पशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। पर क्यों लिखवा रखा है फिर आपने, क्योंकि क्या होता है ना, आपके बीकॉम के एग्जाम आते हैं ना, बीकॉम बीबीए के, तो उनमें क्या है ना, अभी भी पुराने प्रोविजन चल रहे हैं 2013 के पहले वाले कई किताबों के अंदर। उन्होंने अपडेट्स 2013 में तो आया था कंपनी एक्ट नया वाला, उसके पहले तो 56 था ना, 1956, तो उसमें तो अलग प्रोविजंस थे। उसके बाद ही तो बंद हुआ है डिस्काउंट वाला सिस्टम, समझो बात को। तो उन्होंने क्या है, कई जगह पुराने तरीके से आंसर करे हुए हैं, तो इसलिए ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है। बाकी हो दो ही सकता है, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। समझ में आ रहा क्या, नहीं आ रहा, आ रहा है पक्का, कोई डाउट थोड़ा ना है, श्योर है। एक बार चार्ट बनाओ फटाफट कंप्लीट। फिर थोड़ी सी जो प्रोविजन और बचे ना, एक दो लाइन की, वो भी पढ़ते हैं और फिर चलते हैं सर हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन से पहले मैं अपने एग्जाम्पल जो सेट कराया मैं वो लिखवाऊंगा। लिखो प्लीज सर इसको, एवरीबडी। चलो सर लिख लिया आपने ये। अब सर फोकस करते हैं एक बड़े ही सी अजीब सी कंफ्यूजन और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे। क्या लिखा हुआ है देखो, बहुत मस्त बात है ये। When redemption of preference share is to be done at premium, जब भी अपने को प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करना होता है, तो जो प्रीमियम वाला पार्ट है ना, उसको हम कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो जनरली हमको पता है कि इट कैन बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान से सुनना। तो एक बार चलते हैं सर अपन जो क्या लिखा हुआ है, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो फर्स्ट लिखा हुआ है टूवर्ड्स द इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ कंपनी टू मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। सेकंड, हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के पहले के जो भी खर्चे हुए थे, बनने के पहले के कोई खर्चे हुए हैं, ठीक है, उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। थर्ड लिखा हुआ है कि सर अगर मैंने कोई शेयर या डिबेंचर, अगर मैंने कोई शेयर या डिबेंचर इशू किया किस पे, डिस्काउंट पे, किस पे, कम ऑन डिस्काउंट पे, या उसकी इशू करने के टाइम पे मैंने कोई कमीशन पे करी, क्या पे करी, कम ऑन कमीशन, तो डिस्काउंट या कमीशन पेड वाला जो एक्सपेंस है सी पॉइंट में, वो वाला एक्सपेंस भी मैं सिक्योरिटी से राइट ऑफ कर सकता हूँ। मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट ऑफ कर सकता हूँ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, रिडम्पशन कर सकता हूँ। आगे डी पॉइंट, इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन,
रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दिया जाता है, किसके रिडम्पशन पे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर रिडीमेबल डिबेंचर। वापस सुनना, फेस वैल्यू 100 थी, इश्यू प्राइस भी हमने 100 रखी थी, रिडीमेबल प्राइस 110 है, तो देने कितने हैं? 110। तो जो ज्यादा कितने देने हैं फेस वैल्यू कंपेयर में? 10। वो 10 रुपए हम कहां से ले सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। वो 100 रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं ले सकते। नहीं समझ में? फेस वैल्यू क्या है? 100। इश्यू प्राइस क्या है? 100। रिडीमेबल प्राइस क्या है? 110। चुकाने भी कितने हैं? 110। इस 110 में से 10 रुपए किस चीज के? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये 10 रुपए आप कहां से ले सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम से। मतलब प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देना है, वो पैसा कहां से ले सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। वापिस समझो, प्रेफरेंस शेयर के या डिबेंचर के रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देना है, वो 10 रुपए एक्स्ट्रा जो देना है, वो कहां से ले सकते हैं अपन? सिक्योरिटी प्रीमियम से। बाकी जो 100 रुपए देने हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से दे नहीं सकते। वो तो अपन पढ़ ही रहे ना, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, वहां से दे सकते हो। इस 10 का राइट ऑफ आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट जो ये 100 रुपए चुकाने हैं फेस वैल्यू के बराबर के, ये या तो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट सीआरआर बना के, और या आप आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात किस पे लागू हो रही है? 100 पे या 10 पे? 10 पे। और जनरली क्या बात है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। ये जनरल बात है। कौन कहता है ये बात? सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2। सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2। समझ में आ गया? क्या वो ये 100 रुपए देने के लिए बोल रहा है क्या, या 10 रुपए देने के लिए बोल रहा है? 10 रुपए देने के लिए बोल रहा है। ये क्लियर होगी कहानी? पक्की बात है ना? वो 100, ये 100 कहां से देने हैं आपको? या तो प्रॉफिट से या फिर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स से। प्रॉफिट से दोगे तो क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। और फ्रेश इश्यू से लाओगे दोगे तो सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ये आगे समझ में नहीं आया? आ गया नहीं आया? ओके, अब देखना आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर ऐसी कंपनी है, अगर ऐसी कंपनी है जो किस सेक्शन में कवर्ड है, जिस पे कौन सा सेक्शन लगता है, लागू हो रहा है? सेक्शन 133। अब इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ोगे डीप में, फ्यूचर लेवल्स पे, आगे के लेवल्स पे, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं उसमें क्या है। सेक्शन 133 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है वो इंड एएस और एएस का स्पेसिफिक यूजेज ऑन सम कंपनीज। ठीक है, जो बड़ी कंपनियां होती है ना, उस पर उनको एएस और इंड एएस फॉलो करने पड़ते हैं। और उनको इंड एएस और एएस फॉलो करने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किस सेक्शन में कहती है? सेक्शन 133 में। यानी कि ऐसी कंपनी जो सेक्शन 133 के हिसाब से जिसको इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं ना, वो कंपनीज 133 में आ गई। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिनको इंड एएस या एएस फॉलो करने पड़ते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है प्रेजेंटेशन की, जो बातें कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने से रोकती है। किसके लिए रोकती है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए? टू रिडीम फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और टू रिडीम प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर? टू रिडीम प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे भी कैन नेवर बी यूज टू रिडीम फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। it can only be used to redeem premium payable on preference share। समझ रहे हो क्या आप? तो उससे रोक देती है। कुल मिला के 10 रुपए भी अब सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं लेने, उसके लिए मना कर देता है जी। कौन मना करता है? स्पेसिफिकली कोई एएस नहीं है, स्पेसिफिकली कोई इंड एएस नहीं है, बट वहां पे ना कुछ ऐसी बातें हैं जो रोक देती है।
अब वो इतनी जो माइन्यूट सी डिटेल है वो आपको ना तो इंटर में पता लगेगी ना फाउंडेशन में, वो बातें पता लगेगी आपको सीए फाइनल में, जहां पे आप इन डेज पढ़ोगे। बस अभी के लिए तो मैंने आपको ये ज्ञान दे दिया कि जी अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 में कवर होती है, इसका मतलब उस कंपनी पे एएस और इंडेस लागू होते हैं, तो वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती? रिडम्शन या प्रीमियम का रिडम्शन? रिडम्शन के टाइम पे जो प्रीमियम पे करना है उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अगर आप कौन सी कंपनी हो तो सेक्शन 133 में कवर होने वाली कंपनी हो तो। दैट्स इट। फिर भी मैंने आपको डीप में समझाने की कोशिश करी है। सर कौन सा एएस रोकता है? कोई स्पेसिफिक एएस नहीं है, और डिटेल में आपको पढ़ोगे तो कुछ इन एएस की प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, वो रोकती है, वो आप पढ़ोगे सीए फाइनल में। पर अभी के लिए सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को क्या पता लगाना है कि सेक्शन 133 वाली कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी नहीं है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है। किसके लिए? ये 100 चुकाने के लिए या 10 चुकाने के लिए? 10 चुकाने के लिए। आया या नहीं आया? 100 तो कभी मत चुका देना सिक्योरिटी प्रीमियम से, ध्यान रख लेना। हेलो, ये केवल 10 ही चुकेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो भी कब नहीं चुकेंगे? अगर आप सेक्शन 133 में कवर होती हो तो वो भी नहीं आप यूज कर सकते, और अगर आप सेक्शन 133 में कवर नहीं होते हो देन यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। हु परमिट्स यू? कौन बोल रहा है तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने के लिए? सेक्शन 52। सेक्शन 52। और रोक कौन रहा है? नहीं नहीं, 133 नहीं रोक रहा है। 133 तो ये कहता है कि इंडेस और एएस लगाने पड़ेंगे, तो कोई सा इंडेस रोक रहा है? कोई सा इंडेस रोक रहा है? ये थोड़ा डीप चला गया मैं। कुल मिला के 133 है। नो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज। सेक्शन 133 नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज। सीए फाउंडेशन में हम कंपनी को कौन सी कंपनी मानेंगे? 133 वाली मान के यूज नहीं करेंगे, या 133 वाली नहीं मान के यूज करेंगे? 133 वाली मानेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे। आ रहा है? आ रहा है क्या यार? एकदम क्लैरिटी यार, क्लियर। समझाने की कोशिश करी है मैंने, रटाने की कोशिश नहीं करी है। समझो बात, कहानी क्लियर है? पक्की बात। चलें आगे। तो ये हो गए यहां सर आपके प्रोविजन समाप्त 1 घंटे में। ठीक है, अब आ जाओ, अब चलते हैं मेन काम पे। सबसे पहला रिडम्पशन का मेथड जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं सबसे पहला मेथड ये वाला। जो हम रिडम्पशन कहां से कर रहे हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट से या आउट ऑफ इक्विटी शेयर से? मतलब आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें भी आपको पता है 3 है रिडम्पशन के तरीके, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, तो आ जाओ चलते हैं। मेथड नंबर 1, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ नए इक्विटी और नए प्रेफरेंस शेयर, वो भी इन कैश। पेमेंट इन कैश आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और पार। तो पहले तो ये पार, फिर ये प्रीमियम, फिर ये डिस्काउंट। अरे समझ में आ रहा है क्या? और फिर आएंगे आउट ऑफ प्रॉफिट वाले में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। फिर आ जाएंगे मिक्स वाले में, और ये तो कोर्स में ही नहीं है। समझ में आया क्या आपको? ला जाओ फटाफट। तो ये फटाफट से आप इतनी हेडिंग लिखो प्लीज, कम ऑन। ये लिखो अपनी अपनी कॉपी में, प्लीज प्लीज फास्ट, कम ऑन, राइट दिस थिंग इन कॉपी, कम ऑन। जब तक मैं पॉज कर देता हूँ। ओके सर, तो अब आ जाओ सर, इस टॉपिक को करते हैं। इसके लिए चलते हैं सर इलस्ट्रेशन 1 पे। इलस्ट्रेशन 1 पे चलते हैं। ओके, पढ़ते हैं सर। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5,000 रुपीज, या नंबर्स 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। फेस वैल्यू है 100, और अगर 5 लाख के हैं 100 रुपए की फेस वैल्यू, तो बताना टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख की हो गई। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है पार पे।
मतलब 5 लाख रुपए के बदले में 5 लाख रुपए ही देना चाहती है, बट उसके लिए क्या वो प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर रही है क्या, या नए शेयर इशू करना चाहती है? नए शेयर इशू करना चाहती है। कितने रुपए के? एक शेयर कितने का है? 10 का। बट टोटल आप खुद सोचो कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू के बराबर उनको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे? 5 लाख। 5 लाख रुपीस की नॉमिनल वैल्यू के बराबर उनको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तभी तो कैपिटल का क्या होगा? रिप्लेसमेंट। रीपेमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट। पहला मेन क्या है यहाँ पे एम है? रिप्लेस करना कैपिटल को, कैपिटल बेस कम ना हो जाए, है कि नहीं? तो आप बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड कैसे निकालोगे? 5 लाख डिवाइड बाय 10, तो इक्विटी शेयर इशू कितने होंगे? 50,000। तो 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू हो गए, कोर्ट कैपिटल हो गई रिप्लेस। उसके बाद रिडम्पशन करना है पार पे। रिडम्पशन करने की एंट्री आपको सबको पता होनी चाहिए। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 5 लाख 5 लाख। अच्छा, पहले जो अपन इशू करेंगे शेयर को, इक्विटी शेयर को पैसा रेज करेंगे, उसकी क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल है। तो पहले 5-5 लाख आए, फिर ड्यू कर दी एंट्री रिडम्पशन की, और फिर पेमेंट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो पहली एंट्री क्या हुई है, पहले देख लो फिर लिख लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है, समझ लो पहले। तो सबसे पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कैसे निकालना है, फोकस करना प्लीज। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल वैल्यू। क्या यहां पे कहीं लिखा है रिडीमेबल वैल्यू? क्या मुझे रिडीमेबल वैल्यू के बराबर इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करनी है, या नॉमिनल वैल्यू के बराबर? भाई प्रेफरेंस शेयर 100 का है, फॉर एग्जांपल देने मुझे 110 हैं, तो मुझे 110 के बराबर इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करनी है, या 100 के बराबर करनी है? 100 के बराबर। ये ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा ये, वरना सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। और सबसे बढ़िया चैप्टर है ये पूरे कंपनीज अकाउंट का, सबसे बढ़िया। बाकी तो अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मान लो पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो ढंग का, सही बता रहा हूं। ये इंटर लेवल चैप्टर है, पर आ जाएगा आपको, हार्ड नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, किसके बराबर इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे इशू करना है, रेज करनी है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। जिस प्रेफरेंस शेयर को मुझे रिडीम करना है उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर मैं चाहता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल रेज हो, क्योंकि पैसे की तो मेरे पास कमी नहीं है इस क्वेश्चन में। मेरा मेन एम यहां पे क्या है, पैसा रेज करना है, या मेन एम क्या है, कैपिटल को रिप्लेस करना है? कैपिटल को रिप्लेस करना है। समझना, अगर आपका मेन एम यहां पे, सुन लो मेरी बात, चेंज कर रहा हूं मेरा क्वेश्चन, अगर आपका मेन एम यहां पे पैसे को रेस करना होता, तो बताओ कम से कम कितने पैसे के लिए इक्विटी शेयर रेस करना पड़ता? 110। पर अगर आपका यहां पे पैसे, आपको कोई कमी नहीं है, और आपका मेन एम क्या है, कैपिटल को रिप्लेस करना है, तो आप सिर्फ कितने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल रेस करोगे? 100। दो बात जो मैंने बोली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा मेन एम क्या है इस क्वेश्चन में, पैसे की कमी बोल रहा है क्वेश्चन की, पैसे की कमी है, पैसे रेस करने हैं, या फिर रिडम्पशन के लिए इशू करना है? रिडम्पशन के लिए इशू करना है, मतलब मेन एम क्या है, पैसे भी आ जाएं, साथ में पैसे तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में कैपिटल रिप्लेस हो जाए। तो मेन एम पर क्या है, पैसा रेज या कैपिटल रिप्लेसमेंट? कैपिटल रिप्लेसमेंट। पर कभी मान लो पैसा कम पड़ जाएगा, तो फिर किसको देखना पड़ेगा आपको, रिडीमेबल वैल्यू का या नॉमिनल वैल्यू को? रिडीमेबल वैल्यू को। और कैपिटल रिप्लेसमेंट करना है तो किसे देखना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू को। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा एम था कैपिटल रिप्लेसमेंट, इसलिए मैंने ऊपर का लिखा नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, डिवाइड बाय किससे करूंगा, नॉमिनल वैल्यू से। किसे करूंगा मोन, नॉमिनल वैल्यू से। तो 5 लाख रुपीज मुझे रिप्लेस करना है, और एक इक्विटी शेयर 10 का फेस वैल्यू है, इशू प्राइस कितनी है उससे मुझे कोई पंचायत नहीं है, 12 में दे रहा था, 12 से क्या मतलब, मुझे तो कैपिटल रिप्लेस करनी है। 5 लाख अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है, तो 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल जिंदा होनी चाहिए, तो इसलिए डिवाइड भी किससे किया है, नॉमिनल वैल्यू से। ध्यान रखना यहाँ पे पलट गया खेल, आपने जो आज तक नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड निकाले ना, वहां पे आप डिवाइड किससे करते थे, इशू प्राइस से। यहां डिवाइड किससे कर रहे हो, नॉमिनल प्राइस से, फेस वैल्यू से, क्योंकि मेरा मेन एम क्या है,
फेस वैल्यू को रिप्लेस करना। कुछ आ रहा है? जब थोड़ा चेंज होगा ना इश्यू प्राइस, तब बताऊंगा उल्टा करके, फिर देखना आपका आंसर कैसे आता है। थोड़ा दिमाग तब खोलेंगे। अभी तो क्या है, फेस वैल्यू भी 10 है, इश्यू प्राइस भी 10 ही है, तो टेंशन नहीं हो रही, आगे होगी देखना। तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 50,000 शेयर्स। तो पहले 50,000 शेयर रेस करने की एंट्री बताओ, पैसे लाने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10, 5 लाख 5 लाख, ये हो गई देखो पहली एंट्री। लिख लेना, अभी 2 मिनट दूंगा लिखने के लिए, कोई टेंशन नहीं, लिख लेना आराम से। अब क्या करना है? रिडीम करना है। रिडीम करना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, या क्रेडिट तो ऑलरेडी थी जब इशू की थी? जब इशू की थी तब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो क्रेडिट ऑलरेडी थी। आज तो रिडीम करना है तो क्या करना पड़ेगा? आज डेबिट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट। ड्यू एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख 5 लाख, पार पर रिडीम करना है। और अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख 5 लाख। ये देखो दोनों एंट्री खत्म। आया कि नहीं आया? फटाफट से कॉपी के अंदर सबसे पहले तो लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड ढंग से। चलो सर, अब आ जाओ आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं। आ जाओ, कम ऑन, प्लीज चेक इलस्ट्रेशन नंबर 2। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो 10,000 ये तो नंबर्स है, 100 ये अपनी क्या दी हुई है? फेस वैल्यू है। ऑफ लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होती है? फेस वैल्यू। ये होती है फेस वैल्यू। तो बताओ टोटल कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 10 लाख। दी कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम, शानदार है, अब देखना देखना अब क्या होने वाला है। दी कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। रिडीम तो पार पे करना है, पार पे रिडीम करना है, ठीक है। बाय इशू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओहो, अपन जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ना, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10, पर उसकी इशू प्राइस कितनी है? 12। जो इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं ना, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10, और उसकी इशू प्राइस कितनी है? 12। तो ये बोल रहा है कि जी आप जर्नल एंट्री पास करो, कर देंगे वो तो, पर सबसे पहले तो मेरे को ये पता लगाना है नंबर ऑफ, लिखना मत अभी कुछ भी, सब गलत हो सकता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कैसे निकालेंगे? हाँ, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 लाख डिवाइड बाय 12, 12 तो करते हैं यार, 10 होगा। क्यों? 83,333 इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे ना। मतलब गलत कर रहा हूं मैं? क्यों गलत है, चलो ये चेक करते हैं। 12 आप कह रहे हो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं समझा चुका। अब क्यों नहीं आना चाहिए देखना। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करता हूं, जो हमेशा अपन करते हैं आज तक, इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो कितने शेयर इशू हुए? 83,333। ठीक है। अब आप जब एंट्री करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 83,333.33 इंटू 12, तो यहां तो आ जाएगा 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 83,333 इंटू 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8,33,330। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, बचा हुआ पैसा, बचा हुआ जो भी है, कितना है? फॉर एग्जाम्पल 10 लाख में से गए 8,33,330, सो ये आ रहा है 1,66,670 या 67 लमसम। अपन कितनी प्रेफरेंस शेयर, कितने नॉमिनल वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हैं? 10 लाख। और अगर मैंने यहाँ 12 से डिवाइड करा होता तो बताओ कितनी नई इक्विटी शेयर कैपिटल रेज हुई है? 8,33,330। तो क्या कैपिटल रिप्लेस हुई क्या, या नहीं हुई? नहीं हुई ना।
अब कैपिटल रिप्लेस करना था, इसलिए मुझे इश्यू प्राइस से डिवाइड नहीं करना। मेरा मेन एम यहाँ पे पैसा रेज करना नहीं है, कैपिटल रिप्लेस करना मेन एम है। इसलिए मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड ना करके इसे डिवाइड करूंगा 10 से, और 10 से जैसे ही मैं यहाँ डिवाइड करूंगा तो इस सारी कैलकुलेशन बदल जाएगी। 10 से जैसे डिवाइड करा तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशूड है? 1 लाख। तो बैंक में कितना पैसा आया? 1 लाख शेयर्स इंटू 12 कितने हो गए? 12 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने जाएगा? 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 10 लाख। और यहां कितना आ गया? 1 लाख इंटू, तो कितना हो गया? 2 लाख। तो देखो हो गई ना कैपिटल रिप्लेस, आया कि नहीं आया? तो पहले तो करोगे, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आप बताओ सेकेंड एंट्री। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना? 10 लाख 10 लाख। और अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। बट आपके पास आ तो 12 लाख गए थे, गए तो पेमेंट में तो 10 लाख ही काम आए। तो सर क्या दिक्कत है? 2 लाख अपने पास रह गए, वो वैसे भी कौन से वाले हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं। हेलो, ज्यादा आगे कोई डाउट थोड़ना है, कोई दिक्कत थोड़ना भाई। ये देखो 3 एंट्री, आया कि नहीं आया? तो ये 3 एंट्रीज करो फटाफट कॉपी के अंदर, लिख के ढंग से। इन दी बुक्स ऑफ सी लिमिटेड जर्नल एंट्री, तीनों एंट्री लिखो। और उसके बाद क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू 10 लाख अपॉन 10, 12 मत करना। तो ये तीनों एंट्री तो बुक में से देखो, आराम से समझ गए आप, लिखो। और उसके बाद में ये लिखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां 12 लिख के कट कर देना कि भैया 12 नहीं आएगा, 10 आएगा। प्लीज लिखो फटाफट, फास्ट, कम ऑन। लिख लिया सब ने ये कॉपी में? कोई डाउट है तो बताओ। मस्त चल रहा है एकदम, जिंदगी सेट है। चलो आगे। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। आ रहा है ना समझ में? तो आ रहा है ना? इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ। मेन टास्क तो वही है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकालना। बाकी तो एंट्रियों में क्या दम है। जी इंडिया लिमिटेड had, please focus on the screen, come on guys. G India Limited had 9,010% redeemable preference share of 10 each fully paid up. Okay, fully paid up क्यों लिख के दे रहा है आपको ये बार बार? क्यों लिख के दे रहा है? फुल्ली पेड अप अगर होंगे नहीं तो रिडम्शन ही नहीं होगा, ये तो इसका मेन क्राइटेरिया है, समझो ना बात। इसलिए बार बार लिख के दे रहा है आपको ये। ठीक है, तो कुल मिला के 9,000 नंबर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपए का एक है। टोटल फेस वैल्यू कितनी होगी? 90,000। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 9 ईच। तो यहां पे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है और इशू प्राइस कितनी है? 9। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? 10 का शेयर अपन 9 में इशू कैसे कर सकते हैं? कहना शेयर भी इशूड एट डिस्काउंट, कहना इक्विटी शेयर भी इशूड एट डिस्काउंट। इशू इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो डिस्काउंट में आप, कहना इक्विटी शेयर भी इशूड एट डिस्काउंट। आप बोल रहे हो यस, सेक्शन 53 मना नहीं करता? ये तो मना कर रही है, ये तो बोल रही नहीं करता। अरे 133 तो आया कहाँ यहाँ दादा? 133 तो रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं तो जिंदा होता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है। एग्जाम्पल 10 का फेस वैल्यू है, आप उसको 9 में इशू कर सकते हो क्या? 10 की फेस वैल्यू का शेयर आप 9 रुपए के अंदर इशू कर सकते हो क्या? कैन अ शेयर बी इशूड एट डिस्काउंट? द आंसर इज नो। अ शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट।
एक शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। विश्वास नहीं हो रहा, टीएस ग्रेवाल खोल लेना 12th क्लास की, साफ साफ वहां पे मेंशनड है सेक्शन 53, नो शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन बात। अब सर यहां बताओ, क्या जो शेयर हम इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 10 है और उसको हम इशू कर रहे हैं 9 पे, या उसकी फेस वैल्यू ही 9 है और उसको इशू कर रहे हैं 9 पे? फेस वैल्यू ही 9 है, क्योंकि आगे क्या लिखा है? ओ अरे फुल्ली पेड नहीं, ऑफ, मतलब 9 का शेयर है और फुल्ली पेड मतलब 9 में ही इशू किया है। 9 का शेयर 9 में इशू, मतलब यहाँ फेस वैल्यू 10 और इशू प्राइस 9 नहीं है, फेस वैल्यू 9 और इशू प्राइस 9 है। तो ये तो संभव ही होता है भाई, इट इज तो पॉसिबल ही है, तो है कि नहीं है? तो सर यहाँ पे लिखो आप, ये बातें लिख लो, ये फेस वैल्यू 10 नहीं थी, फेस वैल्यू 9 ही है और इशू प्राइस 9 ही है। और अगर ऐसा होता फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस 9 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सेक्शन 53 खड़ा हो जाता बीच में आके, बोले ऐसे क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। और वो मरता नहीं है, ध्यान रखना, हमारा आदमी है। सेक्शन 53 समझ में आ रहा है क्या? उसकी बात तो माननी पड़ेगी आपको। क्लियर है कहानी? तो बताओ यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, 10 से या 9 से? अरे 10 क्यों बीच में ला रहे हो सर आप बार बार? जब शेयर ही नो का है और इशू भी नो में कर रहे हैं तो नो ही तो आएगा यार। और वैसे भी हमको तो इशू प्राइस से मतलब ही क्या है इस चैप्टर में? किससे मतलब है? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू से। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, पर्पस क्या है? टू रिप्लेस दी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। तो बताना कितने कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? कमॉन कितने? 10,000। तो पहले एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 9, 90,000 90,000 पहली एंट्री। उसके बाद 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 90,000, और अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,90। और ये आ गया नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, 90,000 डिवाइड बाय 9। ओके, फटाफट से कॉपी के अंदर लिखो, फटाफट, फास्ट, कम ऑन। इन दी बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? जी इंडिया लिमिटेड। हाँ सॉरी सर, 10,000 10,000। गलती पकड़ ली सर आपने, परफेक्ट। एज ए स्टूडेंट भी मजा मजा आता है ना, बोले सर आज तो सर की गलती पकड़ ली, मजा आ गया, दिन बन गया सर। चलो लिखो लिखो प्लीज। ओके गाइस, अब आ जाओ सर नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत ही ज्यादा शानदार है, रिडम्शन एट प्रीमियम। अभी तक क्या पढ़ा है अपन ने, बताया? अभी तक पढ़ा है कि रिडम्शन कर तो रहे हैं हम, और रिडम्शन करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, और रिडम्शन करने के लिए पेमेंट करने के लिए व्यवस्था कहां से ला रहे हैं? नए शेयर इशू करके। और अभी तक हमने पढ़ा था उसके अंदर रिडम्शन एट पार। अब आ रहा है पेमेंट करना है रिडम्शन करने के लिए, व्यवस्था कहां से कर रहे हैं? नए शेयर इशू करके। और अब की बार रिडम्शन कैसे होगा? प्रीमियम पे। समझ में आ गई आपको बात? अब चलते हैं सर हमारे टॉपिक पे। और अब यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिखवा रखा है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल चेक करना है। यू जस्ट नीड टू चेक आउट द एग्जाम्पल, आप आंसर मत देखना, लिखना मत अभी कुछ, सिर्फ देखना। एक्स लिमिटेड के पास 1 लाख रुपीज, या नंबर्स, नंबर्स 1,12% प्रेफरेंस शेयर है, और एक कितने का है? 100 का। तो बताओ टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई? टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई? 1 करोड़ रुपीज। आगे देखना, फुल्ली पेडअप है, होने भी चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू हैं फॉर रिडम्शन एट द रेट 10% प्रीमियम। तो बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, PROPS ओरोप, कितना आ रहा है? 10% कितना देगा? 10 लाख। तो कितना रुपया चुकाना है? 1 करोड़ 10 लाख। कंपनी ने क्या किया, उसके लिए नए इक्विटी शेयर इशू करे ऑफ 10 ईच। ओहो हो, ऑफ 10 ईच मतलब फेस वैल्यू 10।
इशू कितने पे कर रही है? 20% प्रीमियम पे, मतलब इशू प्राइस कितनी आ गई? 12। कैलकुलेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी। कम ऑन, बताओ। इस बार आपको पता है ना टोटल अपने को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है, और अपन डिवाइड किससे करते हैं? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितना है? 10। तो बताओ कितने शेयर इशू करना है? 11 लाख। 11 लाख शेयर्स या नंबर्स? मतलब रुपीज या शेयर्स? शेयर्स। किसको लगता है गलत है? चलो, दो तो जिंदा है। 3। 4। अभी हम जिंदा हैं मेरे दोस्त। 5। क्यों लगता है आपको गलत है मैडम? वाई यू थिंक सो दिस इज रॉन्ग? अच्छा, आप कह रहे थे कि यहाँ पे मुझे 1 करोड़ 10 लाख नहीं लिखना चाहिए था, सिर्फ 1 करोड़ लिखना चाहिए था। क्यों? कि मुझे तो पैसे तो 1 करोड़ 10 लाख चाहिए। मैडम, पैसे की रिक्वायरमेंट तो 1 करोड़ 10 लाख की है ना। नहीं, वो तो ठीक है, आपने पढ़ लिया फॉर्मूले में नॉमिनल वैल्यू आता है, वो भी आप कहानी भी गा रहे हो, नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ क्यों? यह 1 करोड़ 10 लाख रुपए क्यों नहीं आएंगे? मैं तो अपना बता रहा हूँ आपको पर्पस। मैं तो बता रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ 10 लाख का पेमेंट करना है। तो मैं तो उस हिसाब से ही फिर रेस करूंगा ना, मतलब शेयर्स। आप कह रहे हो नहीं होना चाहिए, बताओ क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ बताओ यादव साहब। क्या? क्या बोला आपने? इतने मधुर शब्द लाते कहाँ से हो? क्या सीआरआर से ले लेंगे? हैं? अरे भाई, सीआरआर तो बनाने ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में है ही नहीं, और सीआरआर की बात कहाँ से आ गई? सीआरआर से ले लेंगे, हाँ सर। सिक्योरिटी से ले लेंगे। भाई बोल रहा है एसपीआर से ले लेंगे। भाई बोल रहा है एसपीआर से ले लेंगे। भाई नहीं एसपीआर। नहीं एसपीआर। अब मेरा मेन पर्पस क्या है? टू रेज फंड्स। पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है या टू रिप्लेस कैपिटल? बताओ बताओ। पैसा है मेरे पास। पैसे की चिंता नहीं है मेरे को। आप समझो, मेरे पास पैसा पड़ा है। इसने कहाँ बोला कंपनी ने कि पैसा नहीं है कंपनी के पास? कंपनी ने बोला पैसा नहीं है? कंपनी ने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। कंपनी ने बोला बस आप तो ये बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करना है। मतलब यहाँ पे पैसे के रिक्वायरमेंट के लिए शेयर इशू कर ही नहीं रहे भाई। इनका मेन पर्पस क्या है? टू रिप्लेस दी कैपिटल ओनली। इनका मेन पर्पस क्या है? टू रिप्लेस दी कैपिटल ओनली, बस। ये 1 करोड़ को रिप्लेस करना चाहते हैं बस। और पैसा कम पड़ भी जाएगा तो कंपनी के पास पैसे हैं, डोंट वरी। चिंता मत करो आप। और वैसे भी नहीं पड़ेगा। देखना कैसे। तो 1 करोड़ को आप एक बार डिवाइड करो कितने से? इशू प्राइस कितनी है? 10। बताओ कितना आ रहा है? 10 लाख शेयर्स। अब 10 लाख शेयर को आप इशू कितने में कर रहे हो? 12 में। तो 10 लाख इंटू 12 करो, कितने पैसे है? 1 करोड़ 20 लाख। चुकाने कितने थे? 1 करोड़ 10 लाख। पैसे की कमी पड़ी क्या? तो फिर जब पैसे की कमी नहीं पड़ रही, तो सर मेरा मेन यहाँ पे क्या है पर्पज? टू रिप्लेस दी कैपिटल। वो तो हो गई ना रिप्लेस। हाँ वो तो हो गई। तो समझो सर, ऊपर क्या लेते हैं हम? रिडीमेबल वैल्यू लेते हैं या नॉमिनल वैल्यू लेते हैं? नॉमिनल वैल्यू लेते हैं। कब तक ऊपर नॉमिनल वैल्यू लोगे? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नॉमिनल वैल्यू रहेगा। नहीं नहीं, जब तक पैसे की कमी नहीं होगी ना, तब तक ऊपर क्या लोगे? नॉमिनल वैल्यू। और जिस दिन आपको पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए शेयर इशू करने पड़ गए, उस दिन ऊपर रिडीमेबल वैल्यू और नीचे इशू प्राइस। क्या बात है, क्या समझाते हो आप? आया कि नहीं आया? अरे यार समझ में आया कि हो तो आप समझ गए ना? अभी पैसे की कमी है नहीं, तो अभी ऊपर क्या लेना है? नॉमिनल वैल्यू।
और नीचे डिवाइड में क्या लेना है, नॉमिनल वैल्यू। क्या यार, क्या जबरदस्त यार, है ना, शानदार। चलो तो सर पहली एंट्री बताओ आप, तो इश्यू ऑफ शेयर्स की। बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख शेयर्स इंटू 12, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 10, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख इंटू 2, 10 लाख इंटू 2। आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। बच्चों से पहले भी गलतियां करवाई थी, फिर लास्ट में सही करवा दिया था, तो आपको भी एक बार ऐसे गलतियां करके फिर सही लिखना है, लिखोगे जब, अभी सिर्फ समझना। आगे चलें सर, चलो। हाँ, नेक्स्ट एंट्री बताएंगी हमारी आर्यका दीदी, फटाफट नेक्स्ट एंट्री। एक बार क्वेश्चन ये लो। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ ना, 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 करोड़। आगे, ये भूल गए आप। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 करोड़, बोरो प्रेफरेंस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 करोड़ 10 लाख। अगली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 10 लाख, टू बैंक 1 करोड़ 10 लाख। कुछ दिक्कत, ये आ गया, आ गया पक्का। और क्वांटिटी बची है, और क्वांटिटी बची है या हो गई, बची है, वैसे तो नहीं बची है, वैसे तो नहीं बची है, पर ये आईसीआई करता है अनशंट कार्यक्रम, क्योंकि ये कहता है कि जिस दिन मैंने प्रेफरेंशियल इशू किया होगा उस दिन मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल को क्रेडिट ही नहीं किया होगा। आज मैं पहली बार डेबिट कर रहा हूं तो इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। गलत है ये, पर आईसीआई करता है। अब बताओ कहां से राइट ऑफ करना है, कहां से करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या एंट्री देगी, क्या होगा, क्या हो गया यार, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं ना। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में किसने दिमाग खराब कर दिया, सेक्शन 133 सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इंडेस एस फॉलो करना पड़ेगा, और किसी इंडेस ने बोला नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो अलग कैटेगरी में फॉलो करता है इंडेस के हिसाब से। तो सेक्शन 133 अप्लाई हो रही है, यही मानते हैं अपन तो, और अगर अपन यही मानते हैं कि 133 अप्लाई हो रहा है तो सिक्योरिटियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो इस प्रीमियम को किससे चार्ज करोगे, पी एंड एल से। और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि नॉट कवर्ड नॉट कवर्ड नॉट कवर्ड इन सेक्शन 133, देन यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ दिस प्रीमियम। आया कि नहीं आया, अभी क्या करने का, मैंने भी पी एंड एल से कराया, आईसीआई को फॉलो करना है ना, मैं क्या करूँ, वरना तो मैं ये एंट्री नहीं करता, आपको पता है, वैसे तो ये रॉन्ग ही एंट्री है। समझ में आया, मस्त है ना, टकाटक, वेरी गुड। एग्जाम्पल लिखो, फिर लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। पहले तो लिखना हेडिंग रिडम्पशन एट प्रीमियम, देन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल कर लोगे क्वेश्चनों में जोर ही नहीं आएगा, आप इतने जबरदस्त सीरीज वाइज एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं बनने। मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ, देखो आप, गायब हो गया ना मैं, लिखो लिखो, ऑनलाइन वाले पॉज करके लिखो, बाकी आप लोग को तो दिख ही रहा है। ये लिख दिया आपने, डेट्स लिखनी है ना, एंट्रीज में लिखा हुआ है जब डेट। कम ऑन लिखो, इसको भी लिखो फटाफट, फास्ट एवरीबडी। चलो सर, फोकस करें अब आप, आगे देखें। अब देखो उसमें कुछ चेंज किया सर मैंने, बोला सर इलस्ट्रेशन नंबर 2, हेलो इलस्ट्रेशन 2 निकालो,
ICAI का इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपने कर लिया है ना ऑलरेडी कॉपी में, उसमें आओ फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाओ। आ गए आप वापस? अब देखना क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मान लो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होता 10% प्रीमियम पे, तो आप बताओ कितना आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने होते, और आप जर्नल एंट्री पास करो। आप बताओ। हेलो सर, इलस्ट्रेशन 2 खुला हुआ है, उस इलस्ट्रेशन में हमने नॉर्मली रिडीम किस पे किया था? पार पे। अब ये कह रहा है कि मान लो ये पार नहीं होता और प्रीमियम होता, तो आप नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सॉरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करते? नंबर निकाल के दो ना दीदी, ऐसे क्या, ऐसे मजा नहीं आता। रुको रुको, सुन लिया मैंने आंसर तुम्हारा। 10 लाख रुपीज की फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की। अब की बार बोल रहा है रिडीमेबल प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? प्रीमियम पे रिडीम करना है तो कितनी हो गई? 1 लाख बढ़ गया, 11 लाख हो गया। अब ये पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कैसे निकालते हैं आप? 11 लाख डिवाइड बाय 10 करते, या 11 लाख डिवाइड बाय 12 करते, या 10 लाख डिवाइड बाय 10 करते, या 10 लाख डिवाइड बाय 12 करते, करते क्या? तो 10 लाख डिवाइड बाय 12 ही करते सर, मतलब हम थोड़ी ना चेंज करेंगे सर, है कि नहीं? 10 लाख डिवाइड बाय 10 ही करते, सॉरी मैंने 12 बोल दिया था क्या, सॉरी सॉरी। 10 लाख डिवाइड बाय 10 ही करते हम, इसमें कोई चेंज थोड़ा ना करेंगे सर, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? नॉमिनल वैल्यू को रिप्लेस करने का। किसको? नॉमिनल वैल्यू को रिप्लेस करने का। जब तक नॉमिनल वैल्यू को रिप्लेस करने का पर्पस रहेगा तब तक ऊपर नॉमिनल वैल्यू, नीचे भी नॉमिनल वैल्यू। समझ में आ गया सर? ओके, कहानी सेट है पक्का? तो सर क्या ये एग्जाम्पल भी लिखवाओगे क्या आप? रहना, चलो छोड़ो, आगे आओ। हाँ सर, ये तो अच्छा किया आपने, वेरी गुड। अब देखो क्या बोल रहा है, रिडम्पशन एट डिस्काउंट यूजुअली प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको ये, क्योंकि होता ही नहीं डिस्काउंट पे रिडीम। फिर पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि उसमें आ जाएंगे आपके बीकॉम में, वो भी मेरी जिम्मेदारी है ना पढ़ाना आपको। बीकॉम बीबीए के लिए वापस थोड़ा ना आप अलग से कोचिंग लेने जाओगे। तो यूजुअली प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड एट डिस्काउंट, बट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड बाय कंपनी डिस्काउंट, तो फिर क्या होगा? सिर्फ 1 मिनट बस देख लो, कोई काम का नहीं है, देख लो बस। देन डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन इज अ कैपिटल प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो क्या बोला ये, अगर मुझे पैसे कम देने पड़े तो जितने पैसे कम देने पड़ेंगे वो मेरा क्या है? फायदा है। फायदा कौन सा? रेवेन्यू फायदा, कैपिटल फायदा, कैपिटल फायदा। और कैपिटल फायदा कहां चला जाएगा? वो कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट, बस इतना ही। इसके क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, तो आता भी नहीं है सर, है ही नहीं, कोर्स में ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है, प्रोविजन में ही नहीं है। चले आगे। ओके, अब आ जाओ आप सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, कितना सारा स्किप करा दिया मैंने, रेलेवेंट पार्ट लिखवाया नहीं मैंने आपको, मतलब इरेलेवेंट पार्ट लिखवाया नहीं, रेलेवेंट पार्ट लिखवा रहा हूँ। सेकंड टॉपिक, मेन टॉपिक जो है, जहां पे हम अब की बार प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट्स से। कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट से। और रिडम्पशन कैश में या कन्वर्जन में? कैश में ऑब्वियसली। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अगर कंपनी, लिखवाऊंगा मैं आपको, लिखवाऊंगा ना, अगर कंपनी फर्दर शेयर कैपिटल इशू करना नहीं चाहती है तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। कहां से? रिजर्व एंड सरप्लस से। पर कौन से रिजर्व एंड सरप्लस? जो फ्री हैं। और फ्री कौन होते हैं? जिनसे आप डिविडेंड बांट सकते हो। मतलब दोज रिजर्व्स एंड सरप्लस विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आर सेट टू बी फ्री रिजर्व। जिनका आप डिविडेंड बांटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। So it can be redeemed with preference share out of reserve and surplus which are otherwise available for distribution of dividend. The company will have to transfer minimum reserve and surplus equal to the, कम से कम कितना तो उन्हें CRR में डालना ही पड़ेगा, equal to the
नॉमिनल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू दी सीआरआर, मतलब जितना कंपनी प्रॉफिट से रिडीम कर रही है उतना नॉमिनल वैल्यू के बराबर आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितनी नॉमिनल वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो उतनी नॉमिनल वैल्यू को आपको फ्री रिजर्व से निकाल के सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कब ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा? अगर उस नॉमिनल वैल्यू के बराबर अपन ने क्या कर दिया है, तो नए शेयर इश्यू कर दिए हैं, तो सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। पर अगर हम सीआरआर बनाने चाहते हैं, मतलब हम प्रॉफिट से रिडीम करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक सीआरआर इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, आप अभी बना रहे हो सीआरआर, और अल्टीमेटली सीआरआर से क्या बनने वाला है? अल्टीमेटली सीआरआर से क्या होने वाला है? बोनस शेयर इशू होने वाले हैं ना। कौन से? फुल्ली पेड अप। तो अल्टीमेटली आप जो ये सीआरआर बना रहे हो इससे कैपिटल बनेगी फ्यूचर में। इसलिए मैंने इश्यू ऑफ बोनस शेयर में भी सिखाया था आपको, क्या बोलते हैं उसको? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप अभी सीआरआर बना रहे हो, और सीआरआर से भविष्य में क्या बनेगा? शेयर कैपिटल बनेगी बोनस के थ्रू। तो अल्टीमेटली से क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ गई थ्योरी? तो ओके। Such CRR is basically a permanent part of capital because it will only be used. It will only be used to issue fully paid up bonus share. To issue fully paid up bonus share. समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? एग्जाम्पल देखेंगे स्क्रीन पे। अब आपको पता है, सब सीख गए हो आप, अब आप बताओगे। ठीक है, रिडम्शन करना है पार पे। सबसे पहले एग्जाम्पल, अब ये आपके लिए तो एग्जाम्पल 2 हो गया ना। अब आपके लिए एग्जाम्पल कौन सा है? ये 2 है। ए लिमिटेड वांट्स टू रिडीम इट्स 10,000 प्रेफरेंस शेयर। 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं वो। एक कितने का है? 100 का है। एक कितने का है? 100 का। फेस वैल्यू 100 की थी, पर रिडीम कितने पे करना है? पार पे, यानी कि 100 पे। तो कितने रुपए की व्यवस्था चाहिए? 10 लाख रुपए की व्यवस्था चाहिए। और कितने रुपए के लिए आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है? 10 लाख। तो सीआरआर कितना बनाना है? 10 लाख। सीआरआर किसके बराबर बनता है? नॉमिनल वैल्यू के। कौन सी नॉमिनल वैल्यू? जिसको आप रिडीम करना चाहते हो। जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करना चाहते हो उसके बराबर आप क्या बनाते हो? सीआरआर। तो सीआरआर कितने के बराबर बनेगा? 10 लाख के बराबर। ठीक है सर, ओके। कंपनी यहाँ पे फ्रेश शेयर, नए शेयर इशू करना नहीं चाहती। इसका मतलब क्या बोल रहा है आपको ये? कंपनी क्या चाहती है फिर? कंपनी कहां से रिडीम करना चाहती है? प्रॉफिट से। कहां से? प्रॉफिट से। टॉपिक भी वही चल रहा है। इट हैज दी फॉलोइंग रिजर्व एंड सरप्लस एज ऑन 31 मार्च 23। बताओ, सबसे पहले आप 10 लाख का जुगाड़ इन रिजर्व में से किस में से करोगे? कैन वी यूज सिक्योरिटी प्रीमियम? कैन वी यूज रिवैल्यूएशन सरप्लस? नो। वाई नो? Because it has not been realized in cash. We cannot distribute dividend from this revaluation surplus. क्योंकि ये तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ना भाई। कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन तीनों कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईसीए किसका इस्तेमाल करती है? जनरल रिजर्व। फिर रिजर्व फंड का कर लेना, और फिर पेंडल का। रिजर्व फंड जनरल रिजर्व दोनों एक ही बात है। रिजर्व फंड जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड रिजर्व जनरल रिजर्व फंड। ठीक, तो बताओ क्या एंट्री करोगे? पैसे की व्यवस्था करोगे ना आप, इनको कम करोगे और सीआरआर को बनाओगे। एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8 लाख। रिजर्व फंड या पीएनएल जिसका भी इस्तेमाल करना है 2 लाख। और 2 सीआरआर 10 लाख। बन गया सीआरआर। अब रिडम्पशन की पहले ड्यू एंट्री करो, फिर पेमेंट कर दो। सर पेमेंट कहां से करोगे? पैसा तो आया ही नहीं नया। अरे नया नहीं आया, पहले था अपने पास। पहले था अपने पास। कहां से आया पहले? अरे कमाया था ना। कहां पड़ा था पैसा? प्रॉफिट में पड़ा था ना, तभी तो प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हैं। तभी तो प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हैं भाई। तो पहली एंट्री बोली आपने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 8 लाख, 2 लाख और 10 लाख। अच्छा वैसे पहले कायदा ये कहता है कि पहले ड्यू करो। पहले ये कहता है ड्यू एंट्री करो। सीक्वेंस तो ये है, फिर आप पैसे की व्यवस्था करो और फिर आप पेमेंट कर दो। अगर आप सर पहले पैसे की व्यवस्था करोगे और फिर ड्यू करोगे, पेमेंट करोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
मतलब आप पहले इस एंट्री करो या पहले से एंट्री करो, कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आती एग्जाम में, ठीक है। तो सर पहले कर दिया पैसे की व्यवस्था, उसके बाद कर दी ड्यू। ड्यू करोगे, क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख, पार पे रिडम्शन है। और अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। आया कि नहीं आया, पक्का आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। आगे चलते हैं। सेम एग्जाम्पल में जो भी अपन ने पढ़ा, उस सेम एग्जाम्पल में, उस सेम एग्जाम्पल में कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है, मान लो कितने परसेंट प्रीमियम पे, 25% प्रीमियम पे। तो बताओ इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या सीआरआर पे, या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ज्यादा देना चाहते हैं तो सीआरआर तो कितना बनेगा, नॉमिनल वैल्यू टू बी रिडीम्ड के बराबर बनेगा सीआरआर, या रिडीमेबल वैल्यू टू बी रिडीम्ड के बराबर बनेगा सीआरआर। नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू तो अब भी कितनी रहेगी, 10 लाख ही रहेगी मेरे भाई। समझो बात को, नहीं आया समझ में। तो सीआरआर तो कितने का बनने वाला है, वही 10 का ही बनने वाला है। देखो सेकेंड एंट्री देखो, ये देखो वही 10 लाख का ही बना, सेम। पर अब की बार जो अपन ड्यू एंट्री करेंगे ना, उसमें प्रीमियम भी आ जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, पोरोप प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 12,50,000। और फिर पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,50,000 12,50,000। और फिर हम इस प्रीमियम को किससे राइट ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था। पर प्रीमियम तो 2.5 लाख है ना, प्रीमियम तो 2.5 लाख है। और प्रीमियम तो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारे पास 2 लाख ही है, तो 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से और बाकी बचा हुआ पीएनडल में से किसी में ले लो, या पूरा 2,50,000 पीएनडल से। क्यों, सेक्शन 133 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तुम एएस इंडेस लगाओ, और इंडेस ने मना कर दिया। सेक्शन 133 ने मना नहीं किया है, सेक्शन 133 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है क्या लगाने के लिए, एएस इंडेस लगाने के लिए, कुछ गाइडलाइंस लगाने के लिए, ठीक है। और उन गाइडलाइंसों में कहीं लिखा है कि आपको सिगरेट में इस्तेमाल नहीं करनी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुद्दा आया ना तुमको भाई, मजेदार, वेरी गुड। बस बच्चों को आंसर आएगा, तुमको लॉजिक आएंगे, आंसर भी आएंगे। सर आंसर आना जरूरी है ना लॉजिक भी साथ में जरूरी है, चलो आ जाओ, क्लियर से साथ में कहानी। तो सर यहाँ रिजर्व फंड में अपने पास कितने थे, रिजर्व फंड में वैसे तो सर हमारे पास में ना 4 लाख थे, 4 लाख के रिजर्व फंड में से अपन ने सीआरआर में 2 लाख यूज कर लिया, तो बचा हुआ 2 लाख यहाँ यूज कर लिया, और फिर बचा हुआ पेंडल से ले लिया। सर हम चाहें तो पूरा पेंडल से ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंडल में था कितना वैसे आपके पास, 3 लाख था, तो हम क्या 3 लाख में से 2.5 लाख ले सकते हैं प्रीमियम के, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर डाउट बताओ, सर डाउट। सर ये भी जनरल रिजर्व ही होता है, ये फ्री रिजर्व ही होता है सर, ये इट इज फ्री रिजर्व ओनली। वो क्या आपने दो ही नाम पढ़ा है ना आज तक, जनरल रिजर्व और पीएनडल, तो इसलिए अपने को लगता है दो ही होते हैं फ्री रिजर्व। रिजर्व फंड है या कोई भी नॉर्मल मैंने रिजर्व लिख दिया, कोई ऐसे लिख दिया मैंने कंटिजेंसी रिजर्व, तो वो भी फ्री तो है, इट इज फ्री रिजर्व ओनली। मैंने ऐसे लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, तो वो भी क्या है, फ्री तो है। अरे तुम बांटते नहीं थे क्या पार्टनरशिप में, पार्टनर्स के बीच में, फिर कैसे बांट देते थे उसको, अरे फ्री था तभी तो बंटता था भाई, ये समझे। अरे हाँ भाई हमने बनाया वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, पर आया ही नहीं कंपनसेशन का क्लेम, तो फ्री है, फ्री है तो यूज करो। हाँ किससे मतलब, हाँ 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 इन तीनों में से किसी भी राइट ऑफ कर लो। पर आईसीए क्या करता है ना, पता है, सबसे पहले ना इन जनरल रिजर्व का इनका यूज करता है। तो आईसीए का कॉपी बुक आपको आंसर चाहिए ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट, तो आपको जनरल रिजर्व का पहले इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा, और उसके बाद बचे हुए पेंडल से इस्तेमाल करना चाहिए, तो परफेक्ट आपका आंसर बैठेगा। बाकी आप करोगे किसी से भी तो भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है सर। कोई डाउट तो बोलो, पक्का, श्योर। अब ये तो है ही नहीं, ये तो कोर्स में ही नहीं है ना।
समझ में आ गया क्या आपको? इलस्ट्रेशन 6 पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो बुक्स बंद कर दो आप तो, क्लोज योर बुक्स। आपका ध्यान जाएगा दरवाजा आंसर पे। अब देखो आपको कितना इजीली लगेगा और आंसर आ जाएगा आपका ये। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है। शेयर कैपिटल दिया है हमारे को 40,000 इक्विटी शेयर है 10 के फुल्ली पेड है, यानी कि 4 लाख इक्विटी शेयर हैं, और 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अपने पास में। अपने पास रिजर्व सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व है, इसका तो यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी में इसका भी यूज नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व है, वेरी गुड। पेंडल है, वेरी गुड। 1 जनवरी 2023 को बोर्ड ने बोला हम हमारे प्रेफरेंस शेयर को पार पर रिडीम करना चाहते हैं। बढ़िया बात है, करो। तो कितना चाहिए सीआरआर में? कितना चाहिए सीआरआर में? अरे नॉमिनल वैल्यू के बराबर ही चाहिए होता है ना। तो 1 लाख का 1 लाख चुकाना है और सीआरआर में भी 1 लाख ही चाहिए। तो 1 लाख बताओ कहां से लोगे सबसे पहले? 75,000 जनरल रिजर्व, 25,000 पीएनडल। एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, पीएनडल अकाउंट डेबिट 25,000 टू सीआरआर 1 लाख। ओके, अगली एंट्री बोलो। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। 1 लाख है ना भारी? भयंकर है ना? घबराहट हो जाती देखते ही। कोई डाउट तोड़ना है? पक्का? श्योर? अब देखो कहाँ तक लिखा था मैंने। ये डिस्काउंट वाला तो मैंने कट करवा दिया था। लिखो फटाफट, कम ऑन। फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन। कॉपी करो। तो मैं आपको ये फाइल शेयर कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है। और फिर अपन इसको यहीं एंड कर देते हैं। और ये मैं जो जो पोर्शन नहीं लिखना है ना, मैं कट करके भेज दूंगा, आप उसको लिख लेना। और ऑनलाइन वालों, मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है अपना, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें भी मिल जाएगी नोट्स आपको। ठीक है सर? तो ये थर्ड टॉपिक से फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अभी इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। बाय बाय।